Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK in today's session। हमारा आज का सेशन जो है वो ऑटिज्म के हवाले से है और इसका टाइटल है ऑटिज्म एंड कॉन्स्टिपेशन। ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए और काफ़ी यूजफुल भी हो सकता है। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक, प्रोफेशनल्स तक ये इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। लेट्स मूव टू आवर सेशन जी। आज इस सेशन में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निदा यास्मीन ने, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है और कराची में प्रैक्टिस कर रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निदा कि आपने इस सेशन के लिए और ख़ास तौर पर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया। एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच हुमायूं साहब, आपने मुझे अपने सेशन में इनवाइट किया और मुझे इंट्रोड्यूस कराया ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए उनको अवेयर कर सकूं ऑटिज्म और कॉन्स्टिपेशन। राइट। तो हम यहाँ से ही शुरू करना चाहेंगे और क्योंकि ऑटिज्म से ही हमारा फोकस है यहाँ पे, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई ऑटिज्म वाले बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टिपिकली डेवलपिंग किड्स। अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या हुमायूं साहब, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वैलिड है। अमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ये शिकायत आ रही होती है कि हाँ जी, मेरा बच्चा जो है वो अब का शिकार भी है। तो बिल्कुल इसकी एक वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं। बहुत है? सारी ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ सेंसेशन की वजह से, वो स्मेल की वजह से, टेक्सचर की वजह से, टेस्ट की वजह से ऑटिस्टिक बच्चे उन चीजों को हाथ ही नहीं लगाते। हम्म। दूसरी बड़ी वजह दूसरी बड़ी वजह मैं ये बताना चाहूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो अमूमन देखा गया है कि वो बहुत सारे फाइबर नहीं ले पाते, खाते ही नहीं है। बहुत सारी माएँ हमें कहती हैं, हमारे बच्चे ने तो कभी फ्रूट को हाथ ही नहीं लगाया, हमारे बच्चे ने तो सब्जी को हाथ ही नहीं लगाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चे जो हैं वो ऐसे फ्रूट्स और ऐसे फ्रूट्स जिनमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, बच्चे वो उन चीजों को हाथ नहीं लगाते। तीसरी हम्म। बड़ी वजह जो हमने देखी है कि बच्चों का पानी ना पीना। ठीक है, बच्चे पानी नहीं पीते। ठीक है, पानी एक एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि 60%, आपको पता है कि हमारी बॉडी 60 to 75% हमारी बॉडी का पानी पे ही मुनस्तर है। अब पानी जब जिस्म में होगा नहीं तो आंतों को कुछ नहीं करेगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कब्ज का शिकार हो जाता है। इस अमर में ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये बात बताना चाहूंगी कि कब्ज असल में है क्या। कब्ज की हम्म। डेफिनेशन ये है कि अगर आपका बच्चा मुश्किल से इनफ्रीक्वेंट जो है वो स्टूल पास कर रहा है या बहुत पेनफुल स्टूल पास कर रहा है और वो 1 माह या 1 माह से ज्यादा हो, तो टेक्निकली हम इसको कब्ज कहते हैं, जो कि ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। टेक्निकली जो राइट डेफिनेशन है राइट। हमारी गाइडलाइन कहती है। वजूहात की तरफ आते हैं तो तीसरी चौथी वजह बहुत सारी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चे बैठे हुए हैं, स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ये भी चीज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। और एक और, कोविड के दिनों में हमने ऑटिज्म और कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी शरह देखी है कि ऐसे बच्चे जो ऑटिस्टिक थे हमारे पास आना शुरू हो गए कब्ज की शिकायत के साथ लेके। और एक आखिरी वजह जिस पे भी काम हो रहा है वो ये कि इसकी तो बहुत सारी वजूहत है वैसे तो, ये कि हम्म। गट और जो कनेक्शन है ऑटिज्म में बच्चों की वो इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा निस्बतन आम बच्चों के मुकाबले में कब्ज का शिकार रहते हैं। क्या मेरी बात हम्म। आपको समझ में आ रही है? मतलब मैं आपको बेहतर तौर पे बता पा रही हूँ जी आम जी। जबान में? आपने काफ़ी आसान लैंग्वेज में बताया, और यही हम चाहते हैं कि ताकि पेरेंट्स को ज़्यादा टेक्निकल हम ना बताएं, लेकिन आसान अल्फाज में बताएं। तो आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स या हम्म। टीचर्स भी इवन
कौन से अर्ली साइंस पिक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं जो कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें नोट की जा सकती हैं अर्ली साइंस के तौर पे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है। और एज अ पेरेंट, पेरेंट को तो पता होता है कि हाँ जी, मेरे बच्चे ने कल स्कूल पास किया था और मेरे बच्चे ने परसों किया था, तो हम्म। माँ को अमूमन पता होता है। ठीक है, अब आ जाए हम इस बात पे, थेरेपिस्ट या टीचर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बच्चा हम्म। चिड़चिड़ा है, बच्चा थेरेपी में बैठ नहीं रहा है, अब बच्चा वर्बल है, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो बता रहा है कि टमी पेन, दर्द, पेट को पकड़ रहा है या पेट फूल रहा है। तो ये एक बात है कि थेरेपिस्ट ये पिक कर सकता है कि ये बच्चे को देयर इज समथिंग रॉन्ग और समथिंग फिशी विद द चाइल्ड। तो ये हम्म। एक अर्ली, या पेट फूल रहा है, आपको बच्चे की टमी अलग से मालूम लग रही है कि टमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये वो साइंस है जिससे थेरेपिस्ट है वो आराम से पिक कर सकता है कि हाँ जी, बच्चे को कोई मसला है। फिर वो माँ से पूछेगी कि अच्छा, इसको कोई मसला है क्या, इसने स्कूल पास किया है क्या, इसने क्या, इसको कोई मसला है, कोई फीवर है या कोई और इलनेस है। तो ये वो हम्म। साइंस है जिसकी वजह से आराम से जो थेरेपिस्ट है वो कुछ ना कुछ तो पिक करके माँ से पूछ सकता है कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ और बिहेवियरल इश्यूज भी शो कर सकता है बच्चा, लाइक एग्रेशन या स्लीप डिस्टरबेंसेस इसकी वजह से हो सकती हैं जो कि इंडिकेट कर सकती हों इस साइड को भी। ऐसा भी होता होगा कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, अगर आपके जिस्म का कोई भी निजाम अगर खराब होता है तो उससे क्या होता है कि वो इम्पैक्ट करता है आपकी पूरी बॉडी पे। और ऐसे बच्चा जो वैसे ही थोड़ा न्यूरो डाइवर्सिफाई है, आम बच्चों से हट कर है, उसके पेट में दर्द है, अगर तो वो वर्बल है तो वो बता रहा है तो वो बताएगा, उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब होगी। और अगर वो नॉन वर्बल है तो आप सोचें क्या गुजरेगी उस बेचारे गरीब के ऊपर, कि उसके हम्म। पेट में भी दर्द है, उसको हम थेरेपी में भी ले लेके बैठ रहे हैं, उसको चीजें भी सिखा रहे हैं, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। वैसे में बच्चे के साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, क्योंकि वो बच्चा हम्म। ना थेरेपी में बैठेगा तो बच्चा वैसे ही एग्रेसिवली बिहेव करेगा, क्योंकि वो हम्म। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो कहीं ना कहीं अपनी excuse me, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। और हम्म। इस सूरत में बच्चे की स्लीप डिस्टरबेंस या बच्चे को जो बच्चे का पेशाब निकल जाना रात में, ये बड़ा कॉमन है, ये इसके साथ एक को रिलेशन है। और इसी हम्म। के साथ भी और भी चीजें ताने बाने जुड़ जाते हैं एग्रेशन के, बिहेवियर इश्यूज के। ये एक विशियस साइकिल है, वो चलती है और चलती है और चलती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हमने ऑटिज्म के हवाले से तो बात की, तो क्या कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से हम रिलेट कर सकते हैं अदर देन ऑटिज्म? बिल्कुल, सिर्फ कब्ज ही ऑटिज्म के साथ, मतलब कब्ज एक वो नहीं है कि अगर ऑटिज्म है तो कब्ज है, कब्ज है तो ऑटिज्म है, नहीं। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस या कंडीशन है जो कि कोरिलेट करती हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ। जैसे कि हमारे पास जो थायराइड, जो दूध होता है हमारे गले में, अगर हम्म। वो कम काम करे, हाइपोथायरॉयडिज्म से एसोसिएट करता है। इसके अलावा आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। हम्म। डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अमूमन कब्ज रहता है। इसी तरह से जो बच्चे हाइपर कैलेसीमिया, जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है, उनमें भी कब्ज हो सकता है। जिनमें पोटेशियम कम होता है उनमें भी कब्ज हो सकता है। एक बीमारी होती है सीलिएक डिजीज, शायद आप सब लोगों ने, मेरे ऑडियंस से नाम सुना हो, जिसमें हम हम्म। ग्लूटेन नहीं खा सकते, तो उसमें हम्म। भी कब्ज के साथ देखा गया है। और इसी तरह से एक चेस्ट की बीमारी होती है, जो कि यहाँ तो इतना अल्लाह का शुक्र है नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो हमारी यूके बेस्ड पॉपुलेशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें भी देखा गया है कि कब्ज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो हम्म। ये वो ऐसी बीमारियां हैं जो कि कब्ज के साथ कोरिलेट या एसोसिएट करती हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कब पेरेंट्स को हम्म। डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस को ट्राई करना चाहिए और कब फिर मेडिकल इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाती है? ऐसी कुछ सेग्रीगेशन भी है या कुछ इस बारे में मशवरा दे सकती हैं कि कब वो क्या काम करें? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके मैं अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानी अवाम को ये बात समझाना चाहती हूँ। हमारे पास जिस तरह के लोग आ रहे होते हैं, मतलब सारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का जो कैटेगरी होती है वो बड़ी कंसर्न होती है। जबकि आप
और स्पेशलिटी में देखें तो वो इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं होती, मेरे बच्चे को हम्म। कब्ज है, मेरे बच्चे को बुखार है, अब आप दिस एंड देयर आप इसको ठीक करें। ठीक है, हम्म। हम्म। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट इन्होंने हमें बताई ही सिखाई इस तरह से कि सबसे पहले आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि हम्म। अब की कोई वजह है, अगर है तो वो ढूंढें, इसके लिए आप बच्चे के टेस्ट कराएं। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है वो ये कि इसकी मैनेजमेंट में हमें माँ बाप की और उस जो जिस बच्चे को कब्ज है उसकी काउंसलिंग, ठीक है, देखेंगे इस बच्चे को कब्ज है तो ये किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहा है, उसमें आपको उसका सपोर्ट करना है। फिर हम्म। तीसरी बात जो होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें पानी का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल, जो हेल्दी डाइट है उसका इस्तेमाल, और इसके साथ साथ बच्चे को टॉयलेटिंग के लिए बिठाना, करेक्ट पोजिशनिंग। अगर कॉन्स्टिपेशन के बीच में बच्चे का एक्सपीरियंस पहला खराब है क्योंकि वो बेचारा लड़ रहा है इन सब चीजों से, उसको स्टूल पास नहीं हो रहा, उसको तकलीफ हो रही है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है फर्स्ट करें, कोई मिसहैप हो जाता है या बेचारा बाथरूम जाते जाते उसका खून थोड़ा लीक हो जाता है, तो डांटना नहीं है, ये पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट है, उसको हम्म। बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं करना। टॉयलेटिंग पोजीशन बहुत, और टाइम नोट करें, हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि डायरी मेंटेन करना। मैं हम्म। शायद ठीक है, जैसे बाहर में यूके में क्या करते हैं कि हम पेरेंट्स को बताते हैं कि एजमा की डायरी मेंटेन करें, आपका बच्चा किन सीजन्स में जो है ज्यादा बीमार हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की डायरी मेंटेन करें। ये एक बड़ी हेल्दी हैबिट है जिससे आपको एक आपके पास एक लॉग मेंटेन हो जाता है। आपके हम्म। पास सेल फोन है, सेल फोन में कैलेंडर है, कैलेंडर में आप लिख लें भाई इस दिन को मेरे बच्चे ने पॉटी की थी, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि मेरा बच्चा हर ऑल्टरनेट डे पे पॉटी कर रहा है। तो एक, ये देखिए आजकल तो डाटा से ही कितनी सारी चीजें हम निकाल रहे होते हैं। अगर आपके पास हम्म। एक लॉग मेंटेन हो जाएगा जो कि ये ये disease आर द ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। अभी मैं मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं आई हूँ क्योंकि डॉक्टर हम्म। का सबसे आसान काम होता है हम कलम हिलाए और वो दवा लिख ले फिर मेरा मसला हल। नहीं, हम्म। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि बहन भाइयों में से किसी एक की जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ हेल्प करें, और अगर हम्म। सूरत में चाहे वो उनके माँ या बाप ऑलरेडी एक स्पेशल नीड बच्चे के साथ लगे हुए होते हैं तो आप उनकी एक एक सपोर्टिव फैमिली सिस्टम बनाएं। हम्म। ठीक है, और अगर नीड होती है तो बच्चे की काउंसलिंग सेशन भी लें, जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट है या जो साइकोलॉजिस्ट है वो थोड़ा सा इस बात पे एक सेशन लें कि उससे बात करें इस बारे में। फिर हम्म। आखिर में बात आती है मेडिकेशन की। ठीक है? हम्म। फिर मेडिकेशन के बाद आती है आखिर में डिसइंफेक्शन की, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिसइंफेक्शन क्या होती है। हम्म। हम्म। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फिर मेडिकल मतलब ऐसी सिवियर कंसल्टेशन है जिसमें मेडिकल केयर या मेडिकल इंटरवेंशन लाजमी हो जाती है, वो कब पेरेंट्स को आप मशवरा दे सकती हैं कि हाँ ऐसी कंडीशन में फिर एक तरह से नेसेसरी हो जाता है। और देखिए इसमें ये है कि अगर सारी घर में आपने ट्राई किए हुए हैं, जैसे कि एजुकेट कर लिया, आपने कॉज मालूम करने की कोशिश कर ली, फिर आपने लाइफस्टाइल भी कोशिश कर ली, ऐसी पानी पिला लिया, फूड भी ट्राई कर लिया, फाइबर कंटेंट भी ट्राई कर लिया, ठीक है, और बच्चे को एक हफ्ते से ज्यादा या 5 दिन से ज्यादा हो गया और बच्चे का पेट जो है वो बहुत ज्यादा फूला हुआ लग रहा है, बच्चा इरिटेबल भी लग रहा है, तो हम्म। आपको जो है फिर अब नौबत आती है कि भाई आप जो है ना वो दवा लिखें, जो आपका जो भी फिजिशियन है प्रैक्टिशनर है वो आपके लिए दवा प्रिस्क्राइब करे। तो हम्म। इसमें जो है हम जो केमिकल नेम है दवा का पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, जो फर्स्ट लाइन है वो हम देते हैं। और बहुत नहीं पता है कि फर्स्ट लाइन कॉन्स्टिपेशन की क्या है, वो धड़ाधड़ डिफरेंट किस्म सॉर्ट ऑफ ट्राई कर रहे होते हैं, अच्छा ये खिला दो वो खिला दो। तो हम्म। आप फर्स्ट लाइन पर आए। हमेशा मैं तो ये बात बोलूंगी, जो पहली सीढ़ी है पेन किलर्स में भी, जो पहली सीढ़ी है हम पहले वो हम उस पर स्टेप रखें, ना कि आप थर्ड सीढ़ी पे जंप करें। हम्म। हम्म। तरतीब बाय तरतीब काम करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है। फिर हम्म। अगर उस दवा का भी तरीकेकार होता है कि हम उसके साशे मार्केट में अवेलेबल है, हम बच्चे की उम्र और उसके वजन के हिसाब से वो साशे प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको हम बढ़ाते जाते हैं। और ये नहीं कि एक दिन दिया और फिर उसके बाद अगले दिन हमने स्टॉप कर दिया, नहीं, हम कंटिन्यूस देते हैं ताकि उसकी जो आते हैं वो यूज टू हो जाए, और जब बच्चा रोज स्कूल पास करने, हम इसको फिर बतदरीज टैपर करते हैं, यानी कि जैसे अगर आज हमने 2 साशेस दिए हैं तो कल हम एक देंगे, परसों हम आधा हम्म। दे देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन बीच करके देते जाएंगे। हम्म।
यानी कि हर बच्चा क्योंकि डिफरेंट है, उसकी कंडीशन भी डिफरेंट है, तो खुद से आपने ट्राई नहीं करना, आपने अपने कंसल्टेंट से या प्रोफेशनल से ही हेल्प सीख करनी है कि वो कैसे और किस क्वांटिटी और किस तरतीब से उस डोज को डिज़ाइन करता है, वो ही आपने देनी है। खुद से आप ट्राई करेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस चीज़ को हम वैसे भी डिस्करेज करते हैं, और इन बच्चों के साथ तो और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो आपने पहले जिक्र की कि तो वो मैं उस पर दोबारा आना चाहूंगा कि क्या वाकई ये जो हम सुनते हैं कि कुछ स्पेशल डाइट यूज की जाती है कुछ ऑटिज्म रिलेटेड बच्चों के साथ, जिस तरह ग्लूटेन फ्री और केसीन फ्री डाइट वगैरह यूज करते हैं, तो उससे क्या वाकई इस सिचुएशन में हेल्प आउट होता है या काम खराब होता है, या बेहतर होता है? बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है। इसमें ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, जैसे सीलिएक डिजीज है, तो उसमें हम ग्लूटेन फ्री दे रहे हैं तो उसमें हेल्प हो जाती है, लेकिन हर बच्चे के लिए हर चीज लागू नहीं होती। लेकिन इससे पहले जो मैंने पब की पब कॉन्स्टिपेशन की जो एक जनरल ट्रीटमेंट बताई है और जो जनरल गाइडलाइंस बताई है, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपका काम वैसे ही आराम आराम से चल जाता है, बच्चा अमूमन स्कूल पास कर लेता है। लेकिन ये वैलिड जो आपने सवाल किया है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में वैलिड है। जैसे कि मैं मिसाल दूं, काउज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस है, जो कि बच्चों को दूध गाय का हजम नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट किस्म के हम रेजिम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी गाइडलाइंस है कॉन्स्टिपेशन की, उस हवाले से। वन लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं कि क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकती हैं पेरेंट्स के लिए, कोई बाउल ऐसी रूटीन जो वो घर पे इम्प्लीमेंट करें या करने की कोशिश करें, जिससे ये कंडीशन जो है बच्चों की बेहतरी की तरफ जाए, ना कि वर्स की तरफ जाए? ऐसी कुछ टिप्स दे सकती हैं उनको? बिल्कुल, मैं तो हमेशा जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है कब्ज के हवाले से, तो मैं जितना भी टाइम होता है मेरे पास, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं काउंसलिंग करूँ। क्योंकि देखिए, हम पीडियाट्रिशियन का काम जो है वो उसका काउंसलिंग का बहुत लंबा होता है। और हम्म। हमारे पेशे में काउंसलिंग सिर्फ माँ की नहीं होती है, उनकी सास की भी होती है, उनकी देवरानी की भी होती है, उनकी मियाँ की भी होती है। हम पूरी बात हम्म। बता देते हैं, उसके बाद कहती है अच्छा मेरे मियाँ बाहर खड़े हुए, आप जो है ये बात आप उनको समझा सकते हैं। मैंने कहा अरे भाई पहले ही बुला लेते। तो ये बहुत, हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं भाई हम चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबको काउंसलिंग करनी होती है। दादी की भी काउंसलिंग है, सास की भी काउंसलिंग है, और उनकी भी काउंसलिंग है, सबकी, पूरा घर क्योंकि बच्चे को देख रहा होता है। तो हम्म। सबसे आसान काम होता है दवा लिखना एक हम्म। कॉलेज के, और सबसे मुश्किल काम होता है समझाना कि भाई आप जो है बच्चे के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा, पानी का टिक मार्क लगाएं। मेरे बच्चे ने आज 1 गिलास पानी पिया, टिक मार्क, डिस्पेंसर के पास टिक मार्क लगा ले, फिर दूसरा गिलास पानी पिया, टिक मार्क लगा ले, तीसरा, चौथा, पांचवा। अमूमन 10-11 साल के बच्चे के लिए 5-6 होता है, आपको पानी चला जाए। फिर बच्चे की निजाम में ऐसी चीज शामिल करें जो जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। ये जितने भी रंग बिरंगे फ्रूट्स जो होते हैं, अल्लाह मियां ने बनाए हैं, इनमें हम्म। फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जो भी कलर फ्रूट्स है ना, जैसे आम है, आपका अंगूर है, खजूर है, ठीक है, सही है, मीठे होते हैं, आप नहीं देना चाह रहे हैं बच्चे को, लेकिन कम कंटेंट में सही बच्चे को दें। कुछ अल्लाह मियां ने ऐसे फ्रूट्स बनाए हैं जिनके हम छिलके खा सकते हैं। जैसे कि हम्म। सेब है, सेब को छिलकों के साथ दे दें। कीनू है, कीनू का आपने वो पोर वाला ऑरेंज वाला हटा लिया, उसमें जो व्हाइट व्हाइट कंटेंट होता है वो ना हटाएं, वो बच्चे को दे दें। इसी तरह से जो खीरा है, उसके अंदर फाइबर ही फाइबर है, आप खीरा हम्म। काट के बच्चे को दे दें। अब बहुत सारी माएं मुझसे सवाल करती है हमारा बच्चा तो खीरे को हाथ नहीं लगाता। कोई हम्म। मसला नहीं है, आप जब वो खीरे को मैश करें, डिफरेंट किस्म की, मैं डाइटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन डिफरेंट किस्म की मोल्ड लें और खीरे को मैश करके हम्म। उस मोल्ड में आप जमा दें, फ्रीज कर दें। फिर जब वो मोल्ड निकलेगा, तो वो बच्चा जो है वो ठंडा ठंडा, वो बच्चा हाथ लगाएगा, कुछ खाएगा, हम्म। कुछ फेंकेगा, तो कहीं ना कहीं से बच्चा वो खाना शुरू कर देगा और वो खाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। इसी तरह से कुछ जो फ्रूट, जो बेर होती है, वो उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है, वो आप बच्चों को दें। तो उससे हम्म। हम बच्चों को इस मौसम के ऐसे फल ढूंढें जिसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो। तो हम बच्चे की डाइट में वो अगर शामिल कर लें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होती है। लेकिन फिर भी
मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी जो है वो नहीं हो रहा है बच्चे को, बच्चे परमानेंटली बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का बच्चा शिकार है और बच्चा हम्म। ऑटिस्टिक भी है। तो फिर हम्म। आप उस सूरत में हाँ बिल्कुल आप दवाएं जो है वो दें। हाँ बच्चे हम्म। को एक और चीज मैं भूल रही हूँ, ये है कि बच्चे को खिलाएं भगाएं, फिजिकल एक्टिविटी उसकी हो, जितना वो या। मूव करेगा, जितना बच्चा जो है वो घर में घूमेगा फिरेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी दे दें, खिलवाएं उसको, सिबलिंग्स के साथ इंगेज करवाएं, खुद इंगेज हो जाए। तो इससे जो है वो बच्चे की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और बच्चा जो है वो उसकी आंतों की तरफ प्रेशर बनेगा और फिर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन का मसला थोड़ा थोड़ा करके निस्बतन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ओके। अच्छा, अभी तो मैंने लास्ट क्वेश्चन कहा था, लेकिन एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि हाँ जो पेरेंट्स वगैरह हैं काफ़ी देख रहे होते हैं कि ऐसा पीडियाट्रिशियन जो कि ऑटिज्म को समझता भी हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसकी तरफ काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे लगे हाथों कि आप कराची में कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, आपसे रब्ता करने का क्या तरीका हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस पोर्शन को शामिल करेंगे। मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ क्योंकि एक पेरेंट जो वाकई में एक ऐसे बच्चे को देख रहा है जिसके बहुत सारे मसले हैं और कम्युनिटी में भी अवेयरनेस आ रही है, स्टिल बहुत सारी चीजों में बहुत नॉर्म्स हैं, टैबूज हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत वार्म वेलकम करती हूँ जिनके ऑटिस्टिक बच्चे हैं और उनसे मैं हाफ फीस लेती हूँ, भले से अफोर्ड अफोर्ड कर सके नहीं कर सके, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि थेरेपीज इज वेरी एक्सपेंसिव। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सेंटर्स की तरफ, लेकिन है ये एक एक्सपेंसिव चीज है। तो हम्म। बिल्कुल आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं एक गवर्नमेंट इदारे में काम करती हूँ, इन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन होती हूँ। वहाँ तो कोई फीस नहीं होती, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो सरकारी इदारा है। मुझे आप लाके अपने बच्चे को दिखा सकते हैं, मैं इवनिंग में होती हूँ। दूसरी जगह जो है वो एक चैरिटेबल प्रैक्टिस है फारूक आजम, तो ऑलरेडी बहुत ही उसकी बिल्कुल मिनिमल सी फीस है। वहां पे भी मैं आपको 50% पे, उससे भी कम में, आपका अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो मैं फिर 50% में बच्चों को देख लेती हूँ। और मैं बिल्कुल अनॉयड नहीं होती, बच्चा चीखे चिल्लाए, मुझे पता है ऐसे बच्चे जो हैं वो जरा मुश्किल से एग्जामिनेशन करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, वो अपने आप को टच नहीं कराने देते। बट यू नो कि ठीक है, डॉक्टर से कोई नहीं पूछता कि क्या आप स्पेशल नीड डॉक्टर है, नहीं, हम तो सबके डॉक्टर होते हैं, सबके पीडियाट्रिशियन होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात भी, और मेरा बहुत बड़ा सर्कल है जो कि, और बहुत सारे पीडियाट्रिशियन है जो कि इस बात को समझते हैं और वो भी इसी प्यार मोहब्बत से बच्चों का एग्जामिनेशन करते हैं और इनका इलाज करते राइट। बहुत शुक्रिया जी। इसी अच्छे से एंड नोट के साथ हम इस सेशन को भी एंड करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर निदा को हम आगे भी इंगेज करते रहें ऑन दीज रिलेटेड टॉपिक्स, जिन पे हम इनकी एक्सपर्टीज़ को आपके सामने ला सकते हैं और इनके मशवरे और गाइडेंस को पेरेंट्स यूज़ कर सकते हों। सो एट द एंड जी, मैं दोबारा डॉक्टर निदा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, उनको अवेयर कर सकें। लेकिन ये सत्ता जारिया होता है कि हम कोई इंफॉर्मेशन, अच्छी और सही मुस्तनद इंफॉर्मेशन अपने लोगों को पहुंचाएं, ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि ये तो पूरी दुनिया को जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राइट जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इसी के साथ जी, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।